अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही हूँ सेकेंड ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है इसी साल का। आप उसको पार्ट 2 भी कंसीडर कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने एमसीक्यूज़ कराए थे वो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास वही पेपर होगा और वो पेपर हमने चैनल पर अपलोड भी किया था, वो सॉल्व हो गए। बट हमें एक और पेपर रिसीव हुआ था जिसके अंदर टोटली डिफरेंट एमसीक्यूज़ थे और अच्छे बने हुए थे और जो है वो थोड़े टफ भी थे, तो इसको सॉल्व कराना लाजमी हो गया था। इसको आप कर लेंगे तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके इससे भी निकल जाएंगे जो कि इससे पहले किसी वीडियो में या कहीं और डिस्कस नहीं हुए हैं, तो इसको कराना ज़रूरी था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है, इन मॉथ्स मेल कंटेन दीज सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि इनका और ह्यूमन में फ़र्क क्या होता है। कि हमारे यहाँ किस तरह का सीन था कि जो फीमेल होती है वो उसके अंदर होते थे XX क्रोमोसोम और मेल के अंदर क्या होते थे XY क्रोमोसोम। इनका उल्टा होता है, यानी कि हमारे यहाँ फीमेल के अंदर जो होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते थे और मेल के अंदर डिफरेंट होते थे। इनका क्या होता है, फीमेल के अंदर डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं पहली बात, और मेल के अंदर जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, जो कि हमारे ऐसा नहीं, ह्यूमंस में इस तरह की अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि इनका हमारे यहाँ जो X है जिसको हम X क्रोमोसोम कहते हैं, इनको हम इनके यहाँ यानी मॉथ्स के यहाँ, मॉथ्स फिशेस वगैरह के यहाँ, इसको हम डोनेट करते हैं Z से और Y को हम डोनेट कर देंगे W से। ठीक है, तो पहले आपने दो बात याद रख ली कि इनकी जो फीमेल होगी वो XY मतलब डिफरेंट वाली होगी, डिफरेंट क्रोमोसोम रखने वाली होगी, और मेल जो होगी वो सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और इनका जो Y होगा वो Z होगा, X जो होगा वो Z होगा, Y जो होगा वो W होगा। अब हम इस हिसाब से बना लेते हैं अपना। ठीक है, क्या पूछा है, मेल के अंदर किस तरह के होंगे, तो इनका मेल क्या है, सिमिलर क्रोमोसोम रखने वाला है, तो इनका जो है वो X की जगह क्या हो जाएगा, Z, और यहाँ पे भी हो जाएगा Z। और अगर फीमेल पूछते तो क्या होता है, X की जगह इनका Z होता और Y की जगह इनका W होता। तो फीमेल की कंपोजिशन क्या हो जाती है, ZY, और मेल की क्या है, ZZ। तो मेल के कौन से क्रोमोसोम हो गए, ZZ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि द सूटेबल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज़, तो ये होती है सैंडी लोम। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं सेकेंड ईयर में तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सैंपल दिखाए जाते हैं, उसमें भी बताया जाता है कि सबसे सूटेबल जो होती है वो लोम होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। उसके बाद है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ अ मोनोकॉट सीड द स्टोर्ड फूड ऑफ द एंडोस्पर्म इज़ एब्जॉर्ब बाय, तो ये होता है स्केचुलम जो कि इसको एब्जॉर्ब करता है। पेज नंबर 100 पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है इन हाइपोजियल जर्मिनेशन कॉटलेडॉन्स रिमेन इनसाइड द सॉइल ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ, तो ये भी आपके बुक में बताया हुआ अच्छे से कि हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन, यानी हाइपो मीन्स बिलो और जियो मीन्स अर्थ, तो इस तरह की जर्मिनेशन जिसके अंदर हाइपोकोटाइल जो होते हैं वो बिलो द अर्थ सरफेस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो अंडर अर्थ सरफेस के नीचे रह जाते हैं, क्योंकि इनके जो एपिकोटाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि ड्यू टू द एक्सेस ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल। अगर हाइपोकोटाइल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा तो ये जो कॉटलेडॉन होगा ये भी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और इस तरह की जर्मिनेशन को एपीजियल जर्मिनेशन कहते थे। ठीक है, उसके बाद है द एल्गाई ऑफ इंटरटाइडल जोन पोजेसेस अ जेली लाइक सब्सटेंस, जो कि क्या कहलाता है, एगार। ठीक है, पेज नंबर 262 पे लिखा हुआ है। उसके बाद है द कंप्लीट परफोरेशंस इन एंड वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन, तो इसका जो आंसर है ना वो आपको मिलेगा पेज नंबर 29 पे फिगर 2.2 का जो ए है, जहाँ पर डायग्राम बनी हुई है वेसल्स और ट्रैकियाइड्स की, वहाँ पे बताया हुआ है कि वेसल्स के अंदर जो होती है वो कंप्लीट परफोरेशन होती है एंड वॉल के अंदर। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो ट्रैकियाई भी होता है, तो इस तरह से भी दे सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रैकियाई और ट्रैकियाइड्स में जो है वो फ़र्क है। ठीक है, ये इसी का नाम है, वेसल का दूसरा नाम है। उसके बाद है द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ अ नॉर्मल मेल इज़ क्रॉस विद अ कलर ब्लाइंड फीमेल विल बी। ये क्रॉस आपकी बुक में बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के जो समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम ऑप्शन लिखेंगे और हम खुद से पहले अपना रिजल्ट लिखेंगे, फिर हम राइट ऑप्शन को मार्क करेंगे ताकि गलती के चांसेस सबसे कम हो। ठीक है, हमारे पास क्या था, नॉर्मल मेल था और हमारे पास जो है वो कलर ब्लाइंड फ़ीमेल थी, तो यानी उसके दोनों एक्स जो हैं वो डिजीज़ थे। अब जब हम क्रॉस बनाएंगे तो ये किस तरह से बनेगा कि यहाँ से एक एक्स आ जाएगा और यहाँ से एक एक्स आ जाएगा, इसी तरह से ये आ गया, ये आ गया, और ये हो गई डॉटर्स। और सन किस तरह से बनेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो आपने क्या नोट किया कि यहाँ पे जो सन बन रहे हैं उनके पास एक्स आ ही मदर से रहा है, और मदर के दोनों एक्स, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है तो दोनों डिजीज़ है, तो एक्स तो सन के पास आता ही मदर से, तो उसका मतलब है कि जो यहाँ पे सन होंगे 50% सन जो होंगे वो डिजीज़ होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो डॉटर है उसके पास एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे डिजीज़ डेवलप नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ एक नॉर्मल है, एक एक्स और एक डिजीज़ है। तो यानी कि ये किस तरह की डॉटर्स होंगी, 50% कैरियर्स होंगी डॉटर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाता है, या रिज़ल्ट क्या बन जाता है कि 50% डॉटर्स जो कि कैरियर्स हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ खुद से लिख लेंगे।
और 50% सन जो कि डिजीज़ होंगे, यानी उनके अंदर हीमोफिलिया मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारा है ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट हो जाएगा कि 50% सन जो है वो डिजीज़ है अकॉर्डिंग टू द क्रॉस हमने निकाला है, 50% जो है वो डॉटर्स कैरियर है। ठीक है, उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ वन चेन ऑफ RNA इज़ UGAG, ये पूरा लिखा हुआ है, एंड द सीक्वेंस ऑफ DNA इट कोड्स मस्ट बी। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। इसमें आप बजाय पहले ये सोचने के कि RNA जो है वो एक mRNA होता है, ठीक है, वो DNA का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, DNA अपना कॉम्प्लीमेंट बना के RNA निकालता है, फिर इस RNA का कॉम्प्लीमेंट होता है tRNA, फिर बिल्कुल उसी जैसा जो होता है वो दूसरा DNA जो कि बनता है वो होता है। ठीक है, ये हो गई पूरी लंबी चौड़ी सीक्वेंस। आपने क्या करना है, सिंपल सा जो mRNA का उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इसी को आप पीछे चले जाएंगे, इसी का कॉम्प्लीमेंट DNA बना देंगे आप। ठीक है, किस तरह से हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, UGAGCUA। ठीक है, यही सीक्वेंस है। इसका DNA का सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस बनाने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि A जो है हमेशा पेयर करता है T के साथ और C पेयर करता है G के साथ। तो जहाँ पे A है उसकी जगह T आ जाएगा, C की जगह G आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। और हमें पता है कि अगर RNA होगा तो उसमें थायमीन नहीं होता बल्कि उसकी जगह यूरेसिल होता है। तो जहाँ पे भी U है यानी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया A, और जहाँ पे भी G है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया C। ठीक है, तो DNA स्ट्रैंड में हम ये देखेंगे, RNA के अंदर हम ये देखेंगे। अब हम सिंपल सा इसका कॉम्प्लीमेंट वो बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बना लेंगे। तो मैंने क्या बताया कि U की जगह आता है A, तो U की जगह क्या आ गया A, G की जगह आ गया C, फिर A की जगह क्या आ गया DNA के अंदर A की जगह आ गया T, G की जगह आ गया C की जगह आ गया G, U की जगह क्या आ गया A, और A की जगह क्या आ गया फिर से T। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपने राइट ऑप्शन बनाया, फिर आपने उसको अपने सारे ऑप्शंस में ढूंढ लिया कहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी इस तरह से आपसे RNA पूछेंगे और उसका फिर DNA सीक्वेंस पूछेंगे तो आप सिंपली इसका जो है वो DNA का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कि DNA में अगर U है, फॉर एग्जांपल RNA में U है तो DNA में उसकी जगह क्या होगा। तो अगर आपको ये आता है तो आप आराम से इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं DNA स्ट्रैंड के अंदर। उसके बाद है ड्यूरिंग मियोसिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बाइवेलेंट इज लैप्स एट दिस स्टेज, यानी कि जो बाइवेलेंट के दरमियान जो अट्रैक्शन थी, जो उनके जिसकी वजह से उनके दरमियान क्रॉसिंग हो रही थी, क्यासमेटा बन रहा था, वो कौन से स्टेज पे ब्रेक होता है। तो ये हमने पढ़ा है कि डाइकाइनेसिस के अंदर जो टर्मिनेशन का फिनोमेना होता है उसमें ये ब्रेक हो जाता है। उसके बाद है द इंडियन टेलीग्राफ प्लांट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टिपिकल मूवमेंट। तो ये होती है थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, पेज नंबर 33 पे बताया हुआ है। उसके बाद है अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। इसके लिए हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख लें ताकि हमें आसानी हो जाए, और फिर इसमें भी हम यही करेंगे कि पहले अपनी राइट सीक्वेंस लिख लेंगे, फिर उसको राइट ऑप्शन से मैच कर लेंगे। इसके लिए आपको ये बेसिक सी बातें पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स में माइक्रोफाइट्स हो सकते हैं। माइक्रोफाइट्स में क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, ये होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे, और इनका क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं वो मैक्रोफाइट्स होते हैं, जो कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी वाटर सबमर्ज प्लांट्स जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो ये आ जाते हैं, माइक्रोफाइट्स आते हैं। उसके बाद मैक्रोफाइट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में जूप्लैंक्टन्स, हर्बीवोर्स और डिफरेंट इकोसिस्टम के अलग अलग होते हैं। सेकेंडरी में कार्निवोर्स आ जाते हैं, और टर्शरी में भी कार्निवोर्स ही आ जाते हैं, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड करते हैं इकोसिस्टम पे कौन सा क्या है। उसके बाद क्या होते हैं, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर होते हैं, जो डेड हो जाते हैं सारे कंज्यूमर वगैरह, तो उसके ऊपर उसको जो इंजेस्ट करते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, जिसमें सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंजाई आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा इकोसिस्टम चल रहा होता है कि ये इसको कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को इंजेस्ट करते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं वो कंज्यूमर के ऊपर उसको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से ये इनकी सीक्वेंस किस तरह से बनेगी कि पहले अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या आते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है, माइक्रोफाइट्स, प्रीडेटर्स, मैक्रोफेजेस, प्राइमरी कंज्यूमर, बैक्टीरिया। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो इसमें प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे, सबसे पहले होगा माइक्रोफाइट्स, यानी 1 आ जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, पहले माइक्रोफाइट्स आएंगे, फिर मैक्रोफाइट्स आएंगे, फिर हमारे पास क्या होंगे, कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जो कि प्रीडेटर्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रीडेटर्स आ गया 2, और उसके बाद जो होगी वो डिकम्पोजर्स आएंगे, यानी बैक्टीरिया या फंजाई, तो वो आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ये 3 होगा। तो इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है बी में। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। उसके बाद है
आते हैं प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज, ये क्या होता है? ये होता है एम्फी एस्ट्रल, ठीक है, बुक में आपको मेंशन है, यानी जिसके अंदर एस्ट्रल्स बनते हैं, और प्लांट्स के अंदर एन एस्ट्रल्स होता है, एन एस्ट्रल होता है। फिर अगला सवाल है द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ अ यूक्रियोटिक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इज। तो यहाँ पे जो पहली टर्म का इस्तेमाल हुआ है ना कि डिप्लॉयड सेल, इसी से जो होते हैं वो आपके 3 ऑप्शन तो वैसे ही एक्सक्लूड हो जाते हैं कि स्पर्म और एग सेल ये हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते हैं। इसके अलावा स्पर्म और एग सेल दोनों गैमेट सेल होते हैं, गैमेट्स होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी जो होता है इसी टर्म से एक्सक्लूड हो जाता है। अगर आपको आगे की कहानी कुछ नहीं पता, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप आराम से इस टर्म के ऊपर पहुंच सकते हैं या इस आंसर के ऊपर पहुंच सकते हैं कि ये होता है जायगोट, ठीक है। ये पहला सेल होता है और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक कंप्लीट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। जायगोट से जो मल्टीसेलर, इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बनता है, जो डिवाइड होता है, और फिर ये डिवाइड होकर क्या बनाता है? जायगोट एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये दोनों बने थे बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है कि एडवांटेजेस चेंजेस इन द फॉर्म एंड शेप ऑफ प्लांट, और प्लांट हो गई, ये पूरी डेफिनेशन आपको गिवन है बुक में वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की, तो ये आपको याद होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद है कि द सिलेंड्रिकल कोर ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, तो ये मैं आपको बहुत दफ़ा स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ एक स्टेम के कट सेक्शन का, कि सबसे बाहर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, उसके बाद आपका कॉर्टिकल एरिया होता है, और फिर सबसे सेंट्रली जो चीज़ रखी होती है वो कहलाती है स्टेल, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम टिश्यू होता है, ठीक है, और डर्मस के नीचे हाइपोडर्मस होता है, उसके बाद जो होता है कॉर्टेक्स होता है, और फिर जो होता है वो स्टेल होता है, जिसके अंदर सेंट्रल कोर होती है जिसको पित्त कहते हैं, और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस होती हैं, कैम्बियम कॉप कैम्बियम वगैरह भी इसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद है कि इन क्वेश्चन 16 है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म इन ब्रियोफाइलम इज अ सर्केडियन रिदम विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर इफेक्ट एंड दिस रिदम इज कॉल्ड, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सवाल बुक में कहाँ से आ गई ये एग्जाम्पल, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपसे एक सवाल किया है कि एक मतलब एक एग्जाम्पल है कि जैसे ब्रियोफाइलम के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिकेशन थी आंसर की कि ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, यानी कि एक्सटर्नल जो स्टिमुलस है उससे इंडिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर फिनोमेना, वो जो भी फिनोमेना आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा उसको छोड़ दें, लेकिन क्या बता रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, बाहर के फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता लाइट और टेम्परेचर के ऊपर। तो आपने ये तो पढ़ा है ना कि जो सर्केडियन रिदम्स होते हैं वो या तो एक्सोजेनस होंगे एंडोजेनस होंगे। एक्सोजेनस क्या होते थे? जो डिपेंड करते थे, जो इफेक्ट होते थे बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस के, बाहर से कोई चीज़ उसको इफेक्ट करिए, डे ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट या फिर जो डार्कनेस है वो। और एंडोजेनस वो होते थे जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करते थे, और वो इंटरनल केमिकल अंदर ही प्लांट के ऐसे केमिकल रिलीज़ हो रहा है, इस तरह की चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रिदम है, तो वो होते थे एंडोजेनस। तो उन्होंने यहाँ पे आपको साफ इंडिकेट कर दिया कि एक पर्टिकुलर फिनोमेना जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, तो इस तरह की रिदम को हम क्या कहेंगे? एंडोजेनस होगी है, ठीक है। एंडोजेनस सर्केडियन रिदम होगी जो कि डिपेंड नहीं करती किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे, वो एंडोजेनस होती है। ये कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आके हो जाते हैं वाले MCQs कंप्लीट। आई होप यहाँ पे सही से सबको समझ आ गए हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।